हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर 14 इकोसिस्टम। इससे पहले हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया था, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको कंप्लीट होने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो इकोसिस्टम है इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड साथ ही जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, इन सब से मिलके क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसमें भी क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, पेड़ पौधे, बहुत से एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, ठीक है, और कुछ रॉक्स हैं। ये सब मिला के क्या बन रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है, नॉन लिविंग प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इसको हम एक डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे कि सम टोटल ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। सेकंड हम क्या देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है, ये टर्म है वो किसने दी थी। जो इकोसिस्टम टर्म है वो दी थी टेंसले ने। ठीक है, और जो ये इकोसिस्टम है ये क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग भी होता है एंड सेल्फ सस्टेनिंग भी होता है। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ आगे। तो इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं। पहला है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी, उसके बाद देखेंगे डिकम्पोजिशन, फिर हम देखेंगे एनर्जी फ्लो, देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. तो इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्या होते हैं इसमें, फिजिकल एनवायरनमेंट मींस एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्या समझाती हूँ, इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे हम कोई एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो वो तो हो गया इंटरेक्शन सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच ही। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स हैं उनको क्या चाहिए होता है, सांस लेने के लिए O2 चाहिए। ठीक है, ब्रीथिंग के लिए। तो जो O2 है वो कौन छोड़ता है, पेड़। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो O2 रिलीज करते हैं, फिर उस O2 को जो है वो कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। CO2 छोड़ेंगे तो जो प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं, CO2। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। तो जो इकोसिस्टम है वो वेरी करता है साइजेस में। ठीक है, वो क्या है, एक छोटा सा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, और बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट या फिर सी है वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम का एग्जांपल, क्योंकि पॉन्ड के अंदर भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, प्रेजेंट हैं। ऐसे ही लार्ज जो फॉरेस्ट है उसमें जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स, एनिमल प्रेजेंट हैं, रॉक, एयर, वाटर सब प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem as a composite of all local ecosystems on Earth. तो जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो पूरा ग्लोब है, यानी कि जो पूरा अर्थ है ना, वो एक इकोसिस्टम है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि बना हुआ है छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर। ठीक है, सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडी एट वन टाइम, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, नेमली द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। तो ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत बड़ा है एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी करने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारी कन्वेनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इकोसिस्टम यहाँ पे कितना है, दो टाइप्स का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम।
Forest, grassland and desert are some example of terrestrial ecosystem. Pond, lake, wetland, river and estuary are some example of aquatic ecosystem. Crop field and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem. तो यहाँ पे बताया है कि जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर आ जाते हैं पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी इकोसिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट के और ये एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है। अब हम देखेंगे जो क्रॉप फील्ड है एंड जो एक्वेरियम है ना, वो भी क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है, जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि एक्वेरियम में आपने देखा होगा फिशेस भी होती हैं, रॉक्स भी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक्वेरियम भी किसका एग्जाम्पल है, इकोसिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे भी लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनके बीच इंटरेक्शन देखी जाती है, ठीक है। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input, productivity, transfer of energy, food web, food chain, nutrient cycle and output degradation and energy loss. तो जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कि इनपुट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, सन से हो रहा है। क्योंकि सन से ही क्या करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का क्या मतलब है, वो क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ कि जो सन से इनपुट आ रहा है, ठीक है, उससे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। फिर जब ये एनर्जी है, इसका क्या होगा, ट्रांसफर होता है। कैसे, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कौन खाता है, हर्बीवोर्स। तो जो प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हुई कहाँ पे, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कंज्यूमर्स में होगी, ठीक है। तो ऐसे जो एनर्जी का है क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर ट्रांसफर हो रहा है। जो एनर्जी किसने बनाई थी, प्रोड्यूसर्स ने बनाई थी, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी थी, वो जो इनपुट है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी। और फिर उनका जो आउटपुट है, आगे जो ये एनर्जी प्लांट्स ने बनाई थी, ये आगे कहाँ पे ट्रांसफर होगी, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से कहाँ पे होगी, कार्निवोर्स में, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है एक इकोसिस्टम के अंदर। तो उसके जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो लास्ट क्लासेस थी उनके अंदर, कि जो एनर्जी का जो रूल है एनर्जी फ्लो का, उसमें क्या होता है, सिर्फ 10% जो एनर्जी है ना वो आगे ट्रांसफर होती है और बाकी जो एनर्जी है वो तो लॉस हो जाती है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर्स जो सन से पहले जो प्लांट्स एनर्जी लेते हैं ना, वहाँ पे भी 10% एनर्जी ही प्लांट्स ले पाते हैं। उसके बाद जो प्लांट से हर्बीवोर्स इस एनर्जी को लेंगे, यानी कि प्लांट्स को जब हर्बीवोर्स खाते हैं तो जो प्लांट से एनर्जी आ रही है वो भी 10% आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ऐसे क्या होता है, सिर्फ 10% जो एनर्जी है ना वो आगे ट्रांसफर होती है और बाकी क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है। उसी तरह क्या हो रहा है, आउटपुट में एनर्जी फ्लो हो रहा है, आगे ट्रांसफर होता है इकोसिस्टम में, एंड 10% जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होती है। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल्स, चेन, वेब दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। और आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे साइकिल्स और जो चेन्स हैं या फिर फूड वेब है, ये सब इनका क्या रिलेशन है, एनर्जी कैसे इनमें फ्लो हो रही है, वो सब आगे हम इनमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 13, उसमें हमने वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में देखा था एनवायरनमेंट के, कौन कौन से हैं, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। और हम क्या स्टडी किया हमने, कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे। और हम लोग इन कंपोनेंट्स को थोड़ा और इंटीग्रेट करके हम समझेंगे कि जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे होती है, ठीक है। Let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy take place within these components of the ecosystem,
ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कैसे एक दूसरे से अफेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग में, एंड इनको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इनको इंटीग्रेटेड मैनर, माने कि इनको एक साथ हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे होता है किसी भी इकोसिस्टम में। Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. तो किसी भी इकोसिस्टम का एक फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होगा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव स्पेसिफिक स्पीसीज कंपोजिशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. For example, trees occupy top vertical strata or layer of forest shrubs, and second herbs and grasses occupied the bottom layers. तो अब हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कि जितने भी किसी इकोसिस्टम में या फिर फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, ठीक है, और जितने भी टाइप्स के प्लांट हैं या फिर जितने भी एनिमल हैं और जितने भी टाइप्स के एनिमल्स हैं, ठीक है, किसी भी जंगल में, घने जंगल में, तो उससे हमें क्या ये सब आइडेंटिफाई करके पता लगेगा कि जो स्पीसीज है उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म थी स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सीरियल वाइज, यानी कि जैसे छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, कि किसी जंगल में क्या है, जो ट्रीज हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने एक ऊपर का पूरा जो स्पेस है वो कवर कर रखा है। जो ट्रीज हैं उसके बाद क्या आता है, श्रब्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो श्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीज से छोटे। श्रब्स के बाद आते हैं हर्ब्स, जो झाड़ियाँ होती हैं वो सब। हर्ब्स के बाद क्या आते हैं, ग्रास, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर से बॉटम लेयर तक जो कवर कर रखा है एक फॉरेस्ट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि सीरियल वाइज, जैसे बड़े से छोटे। यहाँ पे हमने देखा ट्रीज के बाद श्रब्स हैं, श्रब्स के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद ग्रासेस, ठीक है। The components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. तो अब जो इकोसिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं वो हम लोग देखेंगे फॉलोइंग एस्पेक्ट्स में। जैसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी, सेकंड देखेंगे डिकम्पोजिशन, थर्ड हम देखते हैं एनर्जी फ्लो, एंड फोर इसमें हम क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. तो जब हम एक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जिसमें हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक स्मॉल पॉन्ड का, ठीक है। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जांपल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ सस्टेनेबल का क्या मतलब है। सेल्फ सस्टेनेबल होता है टिकाऊ, यानी कि जो अपने आप से काम कर सके, अपने आप में ठीक से रह सके, ठीक है, किसी चीज पे डिपेंड ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। जो पॉन्ड है वो क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल है किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। इवन जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, जैसे कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बड़े बड़े इकोसिस्टम में, सीज वगैरह में देखी जाती है, वो भी क्या है, उसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि छोटे पॉन्ड इकोसिस्टम में, और वही सेम कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती हैं बड़े इकोसिस्टम के अंदर भी, ठीक है। अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो पॉन्ड क्या है, एक शैलो वाटर बॉडी है। शैलो मतलब छिछला, यानी कि ज़्यादा गहरा ना हो, उसको बोलते हैं शैलो। तो पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है जिसमें ये पूरे जो ऊपर के फोर बेसिक कंपोनेंट्स हमने देखे थे ना, एक इकोसिस्टम के अंदर होने चाहिए। जैसे प्रोडक्टिविटी भी देखी जाती है, डिकम्पोजिशन भी होता है, उसमें एनर्जी फ्लो भी हो रही है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चल रही है, ठीक है। तो ये पूरे जो फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो किसी वेल जो डेवलप्ड या वेल एग्जिबिटेड इकोसिस्टम है उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो एक पॉन्ड के अंदर भी ये पूरे जो फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज द वाटर विद all dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond. तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे वाटर, ठीक है, उसमें क्या है, सभी टाइप्स की जो ऑल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो प्रेजेंट हैं,
एंड जो सॉइल है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जो पॉन्ड का बॉटम है वहाँ पे, ठीक है, जो सॉइल के साथ क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि ये क्या है, वाटर लेवल है एक पॉन्ड के अंदर, और पॉन्ड के यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, यहाँ पे वाटर। तो जो नीचे बॉटम में सॉइल है, डिपॉजिट है, इस सॉइल में क्या है, सभी जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिच सब्सटेंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। The solar input the cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate the rate of function of entire pond। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, इसमें जो सनलाइट है वो मान लो ठीक से नहीं आ पा रही है, ठीक है। अगर वो सनलाइट पॉन्ड में ठीक से नहीं पहुंच पा रही है तो इसकी वजह से जो स्पीसीज है ना उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी है ना वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट सही से नहीं पहुंची है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन, लाइट सब में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इससे क्या होती है, घटती है। तो अब जो ये पूरी पॉन्ड इकोसिस्टम है वो पूरा क्या हो जाएगा, इन सभी चीज़ों से अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम में जो सोलर इनपुट है वो भी ठीक से होना चाहिए, जो टेम्परेचर साइकिल है वो भी ठीक होना चाहिए, जो डे लेंथ एंड जो क्लाइमेट है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना वो ठीक होनी चाहिए, तभी एक जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो सही से फंक्शन करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। द ऑटोट्रॉफिक components include the phytoplankton, some algae and the floating submerged and marginal plants found at the edges। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसको ऑटोट्रैप्स की तरह वहाँ पे कौन काम करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो कि सनलाइट से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और भी क्या होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जो कि आगे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि फ्लोटिंग मतलब तैरते रहते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में ऊपर। कौन कौन है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड कुछ अलगाई। अब जो सबमर्ज्ड एंड कुछ मार्जिनल प्लांट्स हैं वो भी कहाँ पे, एजिस पे पाए जाते हैं। जैसे ये पॉन्ड इकोसिस्टम है तो यहाँ के जो किनारे हैं यहाँ पे कुछ सबमर्ज्ड एंड जो मार्जिनल प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स की तरह, जो कि क्या कर रहे हैं, सनलाइट से एनर्जी लेके अपना जो खाना है वो बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जूप्लैंक्टन्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, जूप्लैंक्टन्स, जो क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गए, डिपेंड किसके ऊपर है, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनसे किसको एनर्जी मिल रही है, जूप्लैंक्टन्स को। एंड द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, जो क्या है, फ्री स्विमिंग है, एंड जो बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स है, मतलब कि ऊपर तैरते रहते हैं और नीचे भी ये तैरते हैं, क्या हैं वो, जूप्लैंक्टन्स। द डिकम्पोजर्स आर द फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। अब कुछ क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे डेड एंड डिके जो होता है ना, जैसे प्लांट्स जो डेड हो गए या फिर एनिमल्स जो डेड हो गए हैं उनको ख़त्म करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स। यानी कि उनको खा जाते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। ये कौन कौन से होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया एंड कुछ फ्लैजिलेट्स, जो कि डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और वो पाए जाते हैं पॉन्ड्स के बॉटम में, यानी कि नीचे, ठीक है। This system perform all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic component into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of dead matter to realize them back for refuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, ये क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है किसी भी इकोसिस्टम की तरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी इंटरेक्शन पाई जाती है बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच, वो सब देखा जाता है एक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कन्वर्शन होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं उनको कौन ऑर्गेनिक मटेरियल में बदला जाता है, ठीक है। कुछ जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट्स को खा रहे हैं एनिमल्स,
ठीक है। अब जो ये एनिमल्स हैं, ये मान लो डेड या फिर कुछ हो गए, तो अब इनको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। तो जो ये डिकम्पोजर्स हैं, इन्होंने जो ये प्लांट या फिर एनिमल डेड डिकेड को खाया, तो इसके बाद क्या हुआ? जो इनकी एनर्जी प्रेजेंट थी ना, जैसे जो प्लांट ख़त्म हो गया है, फिर जो एनिमल ख़त्म हुआ है, डेड हुआ है, उसकी जो एनर्जी बची है वो कैसे थी? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। फिर उसको कुछ कंपोनेंट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? रेडिएंट एनर्जी की मदद से। उसके बाद क्या होगा? जो कंजप्शन है ऑटोट्रॉफ से, वो कौन लेगा? हेटरोट्रॉप्स। यानी कि ऑटोट्रॉफ से जो एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी? हेटरोट्रॉप्स में जाएगी। फिर क्या होगा? जो डिकम्पोजिशंस हैं उनसे क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है, डेड एंड डिकेड मैटर का। उसके बाद क्या होगा? फिर से जो ये एनर्जी है, डेड एंड डिकेड से जो एनर्जी निकली थी, ये फिर से जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ले लेंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्या है? एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट ने क्या किया? सन से एनर्जी ली, मतलब सन से क्या लिया? लाइट ली, और फोटोसिंथेसिस करके क्या बना ली? इसने एनर्जी बना ली। अब ये जो एनर्जी है वो चली जाती है हेटरोट्रॉप्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स से फिर वो एनर्जी किस में चलेगी? हेटरोट्रॉप्स में। अब ये जो हेटरोट्रॉप्स हैं ये खत्म हो गया, डेड हो गया, तो इससे जो एनर्जी है वो आ जाएगी डिकम्पोजर्स में, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करेंगे? फिर इसको खाएंगे। तो इससे जो एनर्जी है वो किस में चलेगी? डिकम्पोजर्स में। अब ये जो डिकम्पोजर से एनर्जी गई सॉइल के अंदर, सॉइल में क्या हुआ कि ये जो इनऑर्गेनिक मैटर था उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होने के बाद ये एनर्जी फिर से कौन ले लेगा? ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ? जो एनर्जी फ्लो है वो होता रहा और फिर से प्लांट्स में गया, फिर प्लांट से दोबारा हेटरोट्रॉप्स में जाएगा, हेटरोट्रॉप्स से डिकम्पोजर्स में, डिकम्पोजर से सॉइल में इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में। फिर ऑर्गेनिक मैटर को कौन ले लेते हैं? फिर से प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो प्रोसेस है वो ओवर एंड ओवर क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है, अगेन एंड अगेन। This is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss of heat to the environment. तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ये एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट से तो हेटरोट्रॉप्स में एनर्जी आई, फिर दोबारा से हेटरोट्रॉप्स ने प्लांट्स को एनर्जी दे दी। ऐसा नहीं होगा कि जो एनर्जी है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, प्लांट से हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स से डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स से जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें, उसके बाद प्लांट्स में, ठीक है। ऐसे क्या होता है? जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ऐसे जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहती है हायर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले घास को या प्लांट्स को किसने खाया? मेंढक ने, ठीक है। मेंढक को किसने खा लिया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने। तो ये ईगल क्या है? एक हायर ट्रॉपिक लेवल है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, एनर्जी फ्लो हुआ है, वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से कहाँ पे हुआ? हायर ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो इसके बीच क्या होता है? 10% जो एनर्जी फ्लो है वो चलता रहता है, बाकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, ठीक है, हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में। तो ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 10% एनर्जी फ्लो लॉ ऑफ 10% एनर्जी, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।